नमस्कार, दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार साहब से। 14 फरवरी को मतदान है, सुबह 8 बजे से मतदान में आप सब बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए मेरे साथ है श्री अशोक कुमार साहब। डीजीपी साहब, 14 फरवरी को मतदान है सुबह 8 बजे से, क्या तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, हमारी ओर से 100% तैयारियां हैं। जहां तक फोर्स की बात करें तो सभी जगह पे हमारे बूथ्स पे पार्टियां पहुंच रही हैं। कुछ पार्टी कल पहुंची हैं, कुछ आज जाएंगी, मैक्सिमम पार्टियां कल जाएंगी। फोर्स की बात करें तो लगभग 16,000 हमारे स्टेट का सिविल पुलिस और आर्म पुलिस की फोर्स लगी है और करीब 26 कंपनी हमारी पीएसी लगी है। बाहर से 110 कंपनी सीएपीएफ की आई है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी यूँ कहा जाए पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं ये। 110 कंपनी और स्टेट के होमगार्ड, पीआरडी, फॉरेस्ट गार्ड लगे हैं और बाहर से भी हमें 13,200 होमगार्ड बुलाने पड़े हैं, जिसमें यूपी, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और राजस्थान, 5 राज्यों से हमने होमगार्ड्स बुलाने पड़े हैं, क्योंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारा क्षेत्र जो है रेवेन्यू एरियाज में है, तो वहाँ के लिए हमारी फोर्स कम पड़ती है। तो एक मोटे मोटे आंकड़े की बात की जाए तो करीब कितने जवान तैनात हो जाएंगे 70 विधानसभा क्षेत्रों में? अब अगर होमगार्ड्स वगैरह को मिला लें जी, तो 45,000 के आसपास हो जाएगा। रेवेन्यू पुलिस को लाकर 50,000 तो हो जाएगी फोर्स के जवान ना। तो 50,000 जवान 14 तारीख को शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैनात कर दिए गए हैं। ये जो बॉर्डर एरियाज़ अपनी हैं यहाँ पे, अगर यूपी से बॉर्डर लगता है, कहीं हरियाणा से लगता है, नेपाल से लगता है, तो बात करते हैं यूपी बॉर्डर से, तो वहाँ किस ढंग से प्रिकॉशंस लिए गए? हमने पूरी तरह से बॉर्डर्स पे चेकिंग किया है, बैरियर्स लगाए गए हैं और किसी भी तरह से कोई इलीगल एक्टिविटी वहाँ से नहीं होने दी जाएगी। प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पर डबल बैरियर्स हैं, जो विद इन डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं वहाँ पे फिर से चेकिंग है। तो जो है किसी भी तरह से कोई बदमाश आदमी अगर मूवमेंट करना चाहता है, नेगेटिव आदमी जो चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहता हो, तो उसको बिल्कुल भी चुनाव को डिस्टर्ब नहीं करने दिया जाएगा। एक आम आदमी के रूप में अगर आपसे जानना चाहूँ कि मान ली मैं हरिद्वार में आ रहा हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ, यूपी से आ रहा हूँ, तो मुझे किस ढंग से प्रिकॉशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे रखने चाहिए ताकि मैं बता सकूँ मैं सही आदमी हूँ, मैं जेन्युइन हूँ, जाना मेरा लाजमी वाजिब है? आम आदमी के मूवमेंट को हम नहीं रोक रहे हैं, स्पष्ट कर दें। चाहे दिल्ली हरिद्वार हो, चाहे दिल्ली मसूरी हो, चाहे दिल्ली नैनीताल हो, आम आदमी का मूवमेंट नहीं रुकेगा। उसको बॉर्डर पे चेकिंग का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो उससे अपना जो सामान्य डॉक्यूमेंट हर आदमी के होते हैं, कोई भी आईडी कार्ड होते हैं, आधार कार्ड से लेके कुछ भी, बाकी वो उसका अपना घर है, कहाँ घर है, किस काम से जा रहे हैं, ही शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि हम जेन्युइनली जा रहे हैं, हम चुनाव को डिस्टर्ब करने नहीं आ रहे हैं। तो दैट इज़ द पर्पज। हम तो सिर्फ जो लोग चुनाव के दौरान शांति भंग करना चाहते हैं उसके प्रति सख्ती है ना, हमारे आम आदमी के प्रति सख्ती नहीं है। इसी से इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे चेकिंग की बात की आपने, वहाँ भी सेम यही हमारा, हाँ, पूरी प्रक्रिया यही है कि किसी आम आदमी को मूवमेंट में परेशान नहीं किया जाएगा, किंतु जो शरारती तत्व है, जो नेगेटिव लोग हैं, जो चुनाव को में शांति को भंग करना चाहते हैं, उन लोगों को किसी भी हालत में मूवमेंट अलाउड नहीं होगी। नेपाल बॉर्डर पे भी कल खबर आ रही है, चंपावत बनबासा में, चंपावत जिले के बनबासा इलाके में भी आपने काफ़ी वहाँ भी सब जगह बैरियर्स लगे हैं, हर जगह 100% बैरियर्स। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग वोटर यहाँ पे हैं चंपावत बनबासा इलाके में, लेकिन रहते हैं नेपाल में। ऐसा कुछ कहीं कहीं है, आप रिश्तेदारी में इनकी आपस से रिश्तेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पर क्लोज कनेक्टिविटी है उन लोगों की। वो तो आप जानते हैं, भारत और नेपाल का जो संधि है उसके तहत काफ़ी ज़्यादा रोटी बेटी का नाता है और इस तरह की रिश्तेदारियां हैं बॉर्डर्स पर। तो जो कोई परेशानी का सामना नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा ना, जेन्युइन आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी, किंतु बदमाश है तो हमारे बैरियर को पार नहीं कर पाएगा। अच्छा, अभी पिछले जब चुनाव प्रचार चल रहे, जब आचार संहिता लागू हुई, उसके बाद पुलिस बहुत एक्टिव हुई। जो वांछित अपराधी थे, जो पता लगा जब वारंटी हैं उनको, उनके खिलाफ, और बड़ी मात्रा में कहीं ड्रग्स पकड़ा आपने, कहीं इलीगल लिकर पकड़ी आपने, कहीं कहीं पैसे भी आपने पकड़े, आपके जवानों ने पकड़े, तो क्या था वो, कितना उसे सफलता मिली, टारगेट कितना अचीव कर पाए? देखिए, चुनाव के दौरान हमारा प्रयास रहता है कि सभी तरह के जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके विरुद्ध अभियान चला करके कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है और इसमें कोई किसी तरह से हमारी शांति भंग ना कर दे, क्योंकि हमारा ओवरऑल पर्पज़ है चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना।
निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराना और खुशी के माहौल में संपन्न कराना। तो जो बदमाश एलिमेंट है उस पर जो हमने कार्रवाई की, मैं आपको बता दूं, ये लगभग 1 महीने का इलेक्शनरिंग मान लीजिए, क्योंकि 8 जनवरी को आचार संहिता लागू हुई थी और आज 12 फरवरी है। तो हमने 530 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया, 511 लोगों पे गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की, 219 लोगों पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की और 385 लोगों को प्रिवेंटिव धाराओं में 151 में अरेस्ट किया, 1140 लोगों के खिलाफ 110 जी एक्ट में कार्रवाई की। जहाँ तक इलीगल शराब की बात है, 1151 लोग अरेस्ट किए हमने इस 33-34 दिन में, 35 दिनों में, और 59,000 से भी ज़्यादा लीटर शराब पकड़ी गई है। 209 लोगों को ड्रग्स में गिरफ्तार किया है, 251 लोगों को अवैध असलों के साथ गिरफ्तार किया है। जहाँ प्रिवेंटिव एक्शन हमने 45,000 से ज़्यादा लोगों को बाउंड डाउन कराया है कि हम शांति भंग नहीं करेंगे, एक बॉन्ड है, मुचलका है। ये बॉन्ड देते हैं कि साहब हम ठीक है, पहले एक्टिविटीज़ में था, नेगेटिव एक्टिविटीज़ में लगता है जिनसे कि ये लोग आकर के परेशान कर सकते हैं, तो उनके विरुद्ध जो है हमने ये 107-16 की कार्रवाई। तो वो लिख कर देते हैं कि हम लोग किसी भी, हाँ बिल्कुल बॉन्ड साइन करते हैं, वो बिल्कुल बॉन्ड साइन करते हैं। लाइसेंस आर्म्स हमने 86% यानी 48,000 से ज़्यादा लाइसेंस आर्म जो है हमने जमा करा दिए हैं। 1300 से ज़्यादा वारंटियों को पकड़ा है। जहाँ तक कैश की बात करें तो 3 करोड़ से ज़्यादा का कैश हमने पकड़ा। 3 करोड़ से ज़्यादा कैश। हाँ, किंतु ये उसमें 100% श्योर नहीं कि सारा। हाँ, लेकिन अगर मान ली किसी ने बता दिया कि मेरा पैसा का जेन्युइन पैसा था, अगर उसका जेन्युइनली एक्सप्लेन करेगा तो उसको हम इनकम टैक्स को सुपुर्द कर देते हैं, तो फिर वो उसको एग्जामिन करते हैं कि जेन्युइन है या कहीं इलेक्शन में दुरुपयोग के लिए जा रहा था। तो इस ढंग से जैसे आपने इतनी सारी गिरफ्तारियाँ की, इतने सारे वारंटियों पकड़ा, तो अब क्या लगता है आपको कि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा? जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, चुनाव शांतिपूर्ण होगा। कोई कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। खासकर मैदानी इलाकों में बात की जाए, अगर उधम सिंह नगर की या हरिद्वार की, सभी जगह मैदान हो, पहाड़ हो, अगर किसी ने चुनाव में शांति प्रक्रिया में भंग डालने की कोशिश की तो उसके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। कुछ आपने संवेदनशील या अति संवेदनशील भी आइडेंटिफाइड किए हैं, पोलिंग स्टेशन वगैरह या इलाके की जहाँ पे हमको विशेष नज़र रखनी है? हाँ, ऐसे हैं लगभग 1000 के करीब संवेदनशील हैं, 800 के करीब अति संवेदनशील हैं जो बूथ हैं, उन पे हमने एक्स्ट्रा फोर्स तैनात किया है। फिर 145 ऐसे स्पेशल एरियाज हैं जहाँ पे हमने जो है उनको सेंसिटिव माना है एरियाज को, तो वहाँ पे एक रिजर्व फोर्स एक्स्ट्रा दे दिया है हमने, CAPF का, PAC का। तो हमारी पूरी तैयारी है। मतलब आपका एक लंबा अनुभव रहा है उस दौर में, बहुत जब चुनाव के दौरान चुनावी हिंसा बहुत होती थी, आप SSP थे, SP थे, DIG थे, तो चुनावी हिंसा उस दौर में बहुत होती थी। वो अनुभव कितना आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है और कैसे इसको आप इंश्योर कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण हो जाएगा चुनाव? देखिए, अब हमको 33 साल हो गए सर्विस में और चुनाव को शुरू से देखते आ रहे हैं। तो एक फेज था जब चुनाव एक अलग ही तरह की चुनौती था। हमने मैनपुरी में चुनाव कराए और बहुत जगहों पे चुनाव कराए, रामपुर में चुनाव कराए, तो वहाँ तो दूसरा ही माहौल होता था। किंतु उत्तराखंड में लकीली ऐसा माहौल नहीं है और उन दिनों तो पूरा हर किसी का मूवमेंट जीरो था, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा, आम आदमी भी नहीं करेगा, कर्फ्यू टाइप लग जाता था। यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, आम आदमी को अपने बाकी काम करना अलाउड है, सिर्फ वो चुनाव प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकता किसी भी हालत में। और जो है जो वो उन दिनों चुनाव में बहुत ज़्यादा हथियार चलते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, मर्डर्स तक होते थे, तो वो सब मुझे मतलब मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में ऐसी कल्चर नहीं बनी है। किंतु कोई भी अगर ऐसा प्रयास करता है, थोड़ा भी 1% भी इस तरह की कल्चर को, संस्कृति को लाने का, तो वो बख्शेंगे नहीं हम। मैं बीच के दिनों में जैसे होता था कि आप पोलिंग बूथ के अंदर जा भी नहीं सकता था आम आदमी बगैर मतदाता कार्ड के, मतदाता पहचान पत्र के, तो करीब बार क्या इस बार व्यवस्था ऐसे ही होगी? वो तो लगेगा ही, वो व्यवस्था तो हमेशा ही, जो चुनाव आयोग का निर्देश है, पोलिंग बूथ के अंदर कोई भी नहीं जा सकता वोटर और उसके पोलिंग पार्टी के अलावा, वो रहेगा, वो लागू रहेगा। पर्वतीय अंचल में जो दुर्गम इलाके हैं, चमोली की जो बर्फ़, जहाँ बर्फ़ गिरी हुई है, या बागेश्वर, पिथौरागढ़ है, या उत्तरकाशी, कई से ऐसे इलाके जहाँ बर्फ़ गिरी हुई है, दुर्गम इलाके, पैदल चलना पड़ता है, 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, वहाँ पुलिस के जवान भी जा रहे हैं आपके, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, दुर्गम इलाकों में हमने पोलिंग पार्टियाँ कल ही भेज दी हैं और मैंने कोशिश की है जो हमारे SDRF के जवान हैं उनको दुर्गम इलाकों में तैनात किया जाए, क्योंकि वो खुद भी आसानी से जा सकेंगे और बाकी जो पोलिंग पार्टियों की भी मदद कर सकेंगे, और अगर कोई मतदाता परेशानी में आता है तो उसको भी रेस्क्यू वगैरह कर सकेंगे।
तो ये हमने एक विशेष इस बार एक स्टेप उठाया, कदम उठाया, जिससे कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। और बाकी जैसा मैंने कहा, मेरी जो एसडीआरएफ पोलिंग बूथ पे भेजी है और आसपास भी एसडीआरएफ की हमारी टुकड़ियां तैनात हैं। मतलब ये कहा जाए कि आपने पहले ही प्रिकॉशन ले लिया कि कोई आपदा भी अगर आ जाती है तो एसडीआरएफ पहले ही वहाँ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको सिक्योरिटी भी देगा, उनको मदद भी करेगा, वोटर की मदद करेगा, पोलिंग पार्टियों की मदद करेगा। एक डीजीपी साहब, और बड़ी चुनौती आपको इस बार चुनाव में देखने मिल रही है, कोरोना। पहले तो कोरोना नहीं था, इस बार कोरोना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, खान पान है, और डबल डोज लगा है कि लगा, इसको कैसे आपने इंश्योर किया? देखिए, एक तो लकीली कोरोना की जो तीसरी लहर थी वो फेड आउट कर गई है, बहुत नेग्लिजिबल रह गया है उत्तराखंड में, और अधिकांश लोगों को कोरोना इस बार हुआ भी है। तो और हल्की माइल्ड वेव थी, और उत्तराखंड में आपको पता ही है अधिकांश लोग हमारे डबल वैक्सीनेटेड हैं। तो इसलिए अब इस चुनौती को मैं उतनी बड़ी नहीं मानता जितना ये अचानक शुरुआत में जनवरी में लग रही थी। तो अब वो चुनौती हल्की है। फिर भी जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं, उन सब का 100% पालन करवाएंगे। कोरोना काल में तो पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा है। खुद आप निकल करके पुलिसकर्मियों के बीच जाते थे, खुद लोगों से वैक्सीनेशन के लिए अपील करते थे, उनको जागरूक करते थे। तो वो सब कितना आपको मुफीद, उसका कितना आउटपुट आपको कितना पॉजिटिव मिला, कितना लाभ मिला आपको? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं तो शुरू दिन से, आपको पता है मैंने किताब लिखी है खाकी में इंसान, और मैं कहता हूँ पुलिस पब्लिक की हेल्प के लिए बनी है। और पुलिस के अच्छी पुलिस व्यवस्था वो है जिसमें आम आदमी पुलिस को देख के खुश हो, और जिस पुलिस का बदमाशों में खौफ हो। इसके बावजूद भी पुलिस का ट्रस्ट कोशेंट जो है बहुत पुअर था, 30%। किंतु कोरोना काल में पूरे देश की पुलिस ने इस मोटो को पहचाना कि खाकी में भी इंसान ही है, और हमें महाआपदा के काल में लोगों की मदद करनी है। तो पूरे देश में विशेष विभिन्न रूप आए खाकी के, जिन्होंने कोरोना में लोगों की मदद की। और वो उस दौरान, इसीलिए उनकी जो इंसानियत उन्होंने दिखाई, खाकी का ट्रस्ट कोशेंट उठ करके 90% हो गया कोरोना के दौरान। जी जी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही, और लोगों को पुलिस वालों का पॉजिटिव साइड देखने को मिला। आपने खाकी में इंसान की चर्चा की, बड़ी लोकप्रिय पुस्तक है, काफ़ी पढ़ी जा रही है, लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं उसमें, क्योंकि पुलिस का वह पक्ष जो लोग नहीं पता था उस पुस्तक के माध्यम से पता लग रहा है। तो उस पुस्तक का जो वो बाकी जो नए यंग अफसर्स हैं, वो किस ढंग से उसको ग्रैस्प करेंगे, कैसे उनको फ़ायदा होगा, कितना लाभ मिल पाएगा उन नए जनरेशन को पुलिस के व्यवहार? देखिए, उसका किताब लिखने का उद्देश्य यही था कि एक तो पब्लिक समझ जाए कि अच्छी पुलिस क्या होती है, और एक कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों के लिए एक ट्रेनिंग भी है कि अगर हम सकारात्मक काम करेंगे तो कितना हम बड़ा काम कर सकते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क ला सकते हैं, कितने लोगों को न्याय दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो एक वो मोटिवेशन है पुलिस वालों के लिए कि देखिए क्या क्या संभव है। मतलब किस मानदंड के आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं कि 90% पब्लिक अब पुलिस में विश्वास कर रही है और उनके प्रति फेथ आ गया, वो उनके साथ सहभागिता भी कर रही है? मैं देखिए आज की बात तो नहीं कर रहा हूँ, किंतु जो कोरोना की पहली लहर थी उसके बाद सर्वे हुआ है, एक ऑथेंटिक सर्वे के आधार पे मैंने बोला है। यद्यपि उसमें ट्रस्ट क्वेश्चन में फिर से थोड़ा सा माइनस हुआ बाद में, कोरोना की पहली लहर खत्म होने के बाद, और 90 पे तो नहीं टिका है, पर मेरे को लगता है इक्विलिब्रियम आया कहीं ना कहीं 50-60% तो है। पुराने दिनों से तो इमेज बहुत उठ गई, बढ़ी है, मतलब लोगों की पुलिस में विश्वास बढ़ा है, आस्था बढ़ी है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चुनाव में लेकर के होता है कि पुलिस के साथ ये शासन प्रशासन जो है सरकार का हिस्सा है, और उसको लेके भी थोड़ा सा रहता है, अविश्वसनीयता की भाव रहता है। तो उसको कैसे आपने दूर किया, क्योंकि आपको तो बड़ा सामाजिक जैसे सोशल पुलिसिंग भी आप काफ़ी उसमें रखते हैं और आपका इम्पोर्टेंस देते हैं? नहीं, देखिए हम लोग वर्दी वाले हैं और हम लोग निष्पक्ष हैं। निष्पक्ष चुनाव कराना भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो लोगों के अंतर्गत भावना रहती है वो गलत है। हम लोग पूर्णतया संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। क्या आपने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से कोई बातचीत की कि विश्वास बढ़ सके आपसे समन्वय बढ़ाने की? देखो, मेरे लेवल पे तो वो बात नहीं हुई है, किंतु हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात हुई है। हाँ, एसपी लेवल पे, डीएम लेवल पे ज्वाइंट मीटिंगें हुई हैं सभी पार्टियों से, और उनको कन्वे कर दिया गया है कि हम जो है चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे और संविधान के अनुरूप जो है चुनाव संपन्न कराने के लिए संकल्पित है। ये कहा आपके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण मतदान, इसके आपने प्रयास किए। और एक अंत में चलते चलते ये मेरा सवाल है कि प्रदेश में पुलिस से भी जुड़े काफ़ी मतदाता हैं, फोर्स से जुड़े मतदाता हैं, क्या अपील करेंगे आप, कैसे मतदान वो करेंगे? मेरी पूरे प्रदेशवासियों से यही अपील है कि वो
एक जो चुनाव जो है लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें बड़ी संख्या में आ गए हैं। सब लोग अपने मत का प्रयोग करें, ज़रूर वोट डालें और बिल्कुल निडर होकर के वोट डालें। मैं उनको एश्योर करता हूं कि चुनाव 100% शांतिपूर्वक ढंग से होगा। और अगर लगता है कहीं कोई शांति भंग का प्रयास कर रहा है तो हमें सूचित करें, 100 नंबर पे फ़ोन करें, 112 पे फ़ोन करें। प्रदेश के किसी भी कोने से आप मिलाएंगे 112 नंबर, सीधा हमारा सेंट्रल पहुंचेगा और उसको 5-7 मिनट में ही हेल्प जरूर पहुंचेगी। आपने कंट्रोल रूम भी बना रखे हैं जगह जगह पे। हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम है, फिर वहाँ से वो हर ज़िले को डिस्पैच हो जाता है। छोटी छोटी चीता पार्टियों को वो हमारे जो है वो चले जाते हैं मैसेज, और इमीडिएट फोर्स हमारी पहुँचती है। पुलिस बल के जो जवान हैं उनको मतदान कैसे करें, पोस्टल बैलेट कितना कैसे उपयोग क्या रहा? उनके लिए व्यवस्था यही है कि जिसका मान लिया जो कहीं अल्मोड़ा का रहने वाला है, पोस्टेड रुद्रपुर में है, उसका वोट वहाँ है, तो उसको पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है उसको चुनाव वोट डालना अलाउड है। वो प्रक्रिया 10 तारीख को पूरी हुई है। तो एक ढंग से कहा जाए पुलिस परिवार के सभी लोगों ने मतदान किया है पोस्टल बैलेट के माध्यम से, ज़्यादातर लोगों ने कहा जाए, अधिकांश लोगों ने कहा, सभी को कहा जाए, और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है और आपने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। 14 फरवरी को आने वाला जो मतदान का दिन है उस दिन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान होगा, ऐसा आपका विश्वास है, ऐसी आपको भरोसा है। आप बातचीत के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।